हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सुमित राणा बीएससी क्लास में स्वागत है। बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर 4 में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इससे पहले के जो लेक्चर थे हमारी 3D सीरीज चल रही थी। 3D सीरीज में ही हमारी जनरल प्रॉपर्टीज चल रही थी। उसी में जनरल प्रॉपर्टी आपकी है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। आपको बताना चाहेंगे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये हमारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लियर? तो कह रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इनकी वैल्यू जो है +2 से +7 तक इंक्रीज होती है। आप अभी देखेंगे आगे टेबल जो बनी हुई है उसमें आप देखेंगे कि इनकी जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है और मैक्सिमम या कह सकते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती। कभी कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं जिनमें आपकी +8 तक भी मैक्सिमम पहुंच जाती है और कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपकी 0 और +1 भी होती है। वो हम लोग आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो कह रहा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इनकी जो वैल्यू होती है वो +2 से 7 तक इंक्रीज करती है। करम मैग्नीज जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी मैग्नीज की जो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपकी +7 होती है। करा स्कैंडियम से मैग्नीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट s ऑर्बिटल व d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का सम होती है। इसको जरा समझना है कि यहाँ पर जो आपकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकलती हैं उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और d ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन दोनों को क्या कर देंगे, उन दोनों का सम कर देंगे। उन दोनों का सम के इक्वल उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकल के आती हैं। कैसे देखते हैं यहाँ पे। जिसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया स्कैंडियम। तो स्कैंडियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, हमने लास्ट वाली सेल आउटर सेल को लिया गया है तो 3d1 4s2 दिख रहा है। क्लियर? तो आप देख पा रहे हैं कि पहले तो s भरता है और उसके बाद आपका d भरता है। पहले s ऑर्बिटल भरेगी उसके बाद d ऑर्बिटल फिल होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर s के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल जाए, रिमूव कर जाए, यानी अगर कहने का अर्थ है कि अगर कोई कंपाउंड बन रहा है और उस केमिकल बॉन्डिंग के दौरान अगर s के दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें तो यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। लेकिन अगर s के साथ अगर d के इलेक्ट्रॉन भी चले जाएं तो s के 2 हो गए और एक d का हो गया तो टोटल कितने हो गए, 3। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बन जाएगी, +3 बन जाएगी। क्लियर? तो अभी वो कह भी रहा था, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे कह रहा है कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है वो s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके सम के इक्वल होती है। देखिए कैसे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इन दोनों को जोड़ दो। s के इलेक्ट्रॉन और d के इलेक्ट्रॉन जब आप जोड़ेंगे 2 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम निकल के आएगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कैसे निकल के आती है, s और d के दोनों को इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दिया जाता है तो 2 और 1 कितना हुआ, 3। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन या लार्जेस्ट या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3। और अगर हम बात करें बिल्कुल लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऐसा मान के चलें कि अगर स्कैंडियम का केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल बॉन्डिंग में, एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 3d1 हो जाएगा और 4s1 हो जाएगा। क्लियर? 4s में यानी 4s का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्कैंडियम पॉजिटिव, अर्थात यहाँ पर +1। इट मींस यहाँ पर इसकी सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि स्कैंडियम के 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो s के ही दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऐसी कंडीशन में स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। और हाईएस्ट कैसे निकाली जाती, s के दोनों इलेक्ट्रॉन और d के इलेक्ट्रॉन जोड़ के टोटल कितना हो जाएगा आपका, 3। कहानी समझ में आ रही ना? तो लोएस्ट कैसे निकल के आई, s के दोनों इलेक्ट्रॉन, और हाईएस्ट कैसे निकल के आई, s और d के दोनों के इलेक्ट्रॉन। ओके, ऐसे मैग्नीज की बात की जाए तो मैग्नीज में अगर मान के चलो कि s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, s के 2 इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में भाग लें, रासायनिक आबंधन की क्रिया में अगर s के दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और मैग्नीज किस प्लस स्टेट में चला जाएगा, मैग्नीज +2 स्टेट में चला जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि s के साथ d के 5 इलेक्ट्रॉन भी जाते हैं तो इसका अगर हाईएस्ट निकालोगे तो s के 2 और d के 5, तो टोटल 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। क्लियर? तो हाईएस्ट कितनी निकल के आई, +7, s और d दोनों के इलेक्ट्रॉन, और लोएस्ट कैसे निकल के आएगी, +2 केवल s के इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इन दोनों के बीच कितनी पॉसिबिलिटी है, इन दोनों के बीच की पॉसिबिलिटी हो जाएंगी +3, +4,
+5 +7। कहने का अर्थ है कि अगर s के इलेक्ट्रॉन दोनों जा रहे हैं तो 2, अगर मान लो कि 2 s के जा रहे हैं और एक d का जा रहा है तो हो जाएगा +3, अगर 2 s के जा रहे हैं और 2 d के जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 2 s के जा रहे हैं, 3 d के जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, +5। तो इस तरीके से अभी हम लोग देखेंगे आगे इनके कंपाउंड्स में, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से। देखिए अभी तो केवल आपको जनरल व्यू, यहाँ पर हम एक जनरल ट्रेंड आपको समझा रहे हैं, लेकिन आगे अभी हम इसी टॉपिक में, इसी स्लाइडों में अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से जो कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स में किस तरीके से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज होती हैं। क्लियर, सारा कंप्लीट आपके समझ में आने वाला, बस आप इसको लगातार इसको देखते रहिएगा। क्लियर, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, देखिए पहला पॉइंट ये है, करा ये वैल्यू मैग्नीज से जिंक तक +7 से +2 तक डिक्रीज होती है। जब आप देखेंगे सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, जब आप ये पूरी सीरीज देखेंगे तो आप देखेंगे कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक आप देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीज होती है। उसके बाद मैग्नीज से जिंक तक आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो कह रहा है ये वैल्यू मैग्नीज से जिंक तक क्या होती है, +7 से, सॉरी कह रहा मैग्नीज से, जो आपका मैग्नीज है स्टार्टिंग में क्या होगा, ये आपकी इंक्रीज होगी और उसके बाद फिर क्या होगी, मैग्नीज से लास्ट जिंक तक आपकी क्या होगी, वैल्यू डिक्रीज होगी। तो कह रहा कि वैल्यू जो है ऑक्सीडेशन स्टेट की, ये मैग्नीज से जिंक तक +7 से +2 तक क्या होती है, डिक्रीज, घटती है। ये ऐसे एरो का जो है इसका अर्थ है डिक्रीज होना, घटना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मैग्नीज से जिंक तक जो होती है +7 से +2 तक क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगला पॉइंट है, करा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। ध्यान रखना यहाँ पर जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा है ये काय का है, आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अभी इनको भी हम देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर देखना चाहते हैं देख लो। जैसे यहाँ पर मैग्नीज का 3d5 है तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन भरिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक पांचवा, इस तरीके से। और यहाँ पर s में 2। आप क्या देख रहे हैं कि मैग्नीज में कितने इलेक्ट्रॉन आपके हैं टोटल, मैग्नीज की d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर मैक्सिमम आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आए, 5। अब जैसे मैग्नीज के बाद आप आयरन पर पहुंचेंगे, क्योंकि भाई यहाँ से स्कैंडियम से स्टार्ट हुई जिंक तक, तो आप जैसे आयरन पर पहुंचेंगे तो आयरन हो जाएगा 3d6। यहाँ इलेक्ट्रॉन भरिए, ये 3, एक 4, एक 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, तो कितने रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 4। तो जैसे जैसे आप इस मैग्नीज के बाद जैसे जिंक की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे डी की ऑर्बिटल में, यानी डी में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इनकी संख्या लगातार आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। कह रहा है कि मैग्नीज के बाद जिंक तक आप देखेंगे कि लगातार डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, डिक्रीज होती है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक क्या होता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इंक्रीज होते हैं, लेकिन मैग्नीज से जिंक तक जो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या डिक्रीज होती है। इस वजह से क्या होता है कि इनकी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कंटिन्यू क्या होती है, लगातार मैग्नीज के बाद डिक्रीज होती है। क्लियर। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये जो कारण है वो किसके कारण होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला पॉइंट है, करा ns और n-1 d ऑर्बिटल। भाई जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, डी में जाते हैं। तो यहाँ पर n-1 d इनर ऑर्बिटल है और आउटर ऑर्बिटल क्या होती है आपकी, ns होती है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन होगा पहले s में भरा जाएगा और जब s फुलफिल हो जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, n-1 d ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, इसीलिए इनको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाता है। तो कह रहा कि जो ns और n-1 d ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है। ये दो ऑर्बिटल्स हैं, ये आपकी जो दो ऑर्बिटल्स हैं n-1 d और ns, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी में इतना कम डिफरेंस होता है। इस कारण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन n-1 और ns दोनों ऑर्बिटल से रिमूव किए जा सकते हैं। ध्यान रखना, अगर कोई आपसे पूछे कि इन दोनों ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कैसे किए जा सकते हैं, तो बोलना है कि ये दोनों इतने निकट होते हैं, क्लोजली होते हैं, या कह सकते हैं इन दोनों की एनर्जी में इतना कम डिफरेंस होता है, ऊर्जा में इतना कम अंतर होता है कि आसानी से क्या होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा सकते हैं, अर्थात यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाले जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे +1 और 0 भी क्या करते हैं, शो करते हैं। ध्यान रखना, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये आपके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर का अर्थ है 0 और +1 भी शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर बात करें, ये निकेल टेट्राकार्बोनिल
क्लियर, निकल टेट्रा कार्बोनिल का कंपाउंड है। अगर आप इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो निकल की X मान लें, और जो कार्बोनिल होता है न्यूट्रल की फॉर्म में होता है, ये 0 हो जाएगा, 0 × 4 = 0। तो यहाँ पर आप जब निकालेंगे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर, तो ये क्या है बेटा, ये तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, आगे हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको बताना चाहेंगे ये जो आपका निकल टेट्रा कार्बोनिल है, इसमें निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो कैसी है, 0 है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं तो कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें +1 होती है, वो हम अभी आगे देखेंगे। आगे देखें, आपके सामने ये एक टेबल है, इस टेबल में आप देख रहे हैं कि हमने टोटल डी ब्लॉक 3D सीरीज ली है। यहाँ पे देखिए आपका ये आपकी 3D सीरीज है, इसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब जो हम पीछे चिल्ला रहे थे उसी चीज को यहाँ पर आप सभी लोग देखना। अब देखिए जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बेटा तो कैसा निकल के आएगा, 3d1 4s2 इस तरीके से आएगा। टाइटेनियम 22 होता है, वैनेडियम 23, इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपका स्कैंडियम का इस तरीके से निकलेगा 3d1 4s2, क्लियर। और टाइटेनियम, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 3d2 4s2, वैनेडियम 3d3 4s2, ये आपका एक्सेप्शनल होता है क्रोमियम, या 3d5 4s1 हो जाएगा। मैग्नीज आपका 3d5 4s2 हो जाएगा। आयरन 3d6 4s2 हो जाएगा। ओवरऑल इस पूरी टेबल में हमने क्या किया, जो 3D सीरीज है आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इन सबके हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब जरा गौर कीजिएगा। अब जैसे देखिए यहां पर अगर हम बात करें स्कैंडियम, अगर स्कैंडियम का केवल s का इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्डिंग में भाग ले रहा है तो यहां पर स्कैंडियम +1 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में इसकी जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, +1। लेकिन अगर ये अगर मान लीजिए कि s के दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहां पर स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2, क्लियर। अगर मान लो कि S और D दोनों के इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं तो यहां पर स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3, क्लियर। तो कुछ केसों में ध्यान रखना यहां पर आप +2 और +3 ये दोनों शामिल करिए, ध्यान रखना स्कैंडियम का +2 और +3 ये आप नोट करेंगे। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें स्कैंडियम आपका +1 भी शो करता है, कुछ ऐसे रेयर केस होते हैं, कुछ ऐसे रेयर कंपाउंड होते हैं जिसमें स्कैंडियम की +1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। अगला है आपका टाइटेनियम। सेम टाइटेनियम में भी चलेगा कि अगर यहां पर मिनिमम की बात करें, मान लो कि टाइटेनियम का एक ही इलेक्ट्रॉन इसका पार्टिसिपेट कर रहा तो +1 हो जाएगा, क्लियर। अगर मैक्सिमम निकालनी है तो S के 2 और D के 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। तो मिनिमम कितनी हो गई, +1, और मैक्सिमम कितनी हो गई, +4। तो इन दोनों के बीच में विस्तार कर दीजिए, +1 +2 +3 +4। कहानी समझ में आई। ऐसे ही वैनेडियम का मिनिमम कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो गया, 5। अब इनके बीच में प्रसार कर दीजिए, +2 +3 +4 +5। कुछ ऐसे केस होंगे अगर मान लो केवल S का ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है तो S का केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है तो वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। कहानी समझ में आ रहा है ना। ऐसे क्रोमियम का भी सेम ऐसे चलेगा, फिर आपका मैग्नीज, फिर आपका आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। हम आपको एक चीज यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर D की बात करें तो यहाँ पर D में 1 2 3 4 5, D की 5 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन 1, तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप अगली ऑर्बिटल फिल करें तो यहाँ पर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल 5 बना दीजिएगा। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप देखिएगा 1 2 3। इसके बाद फिर आप क्रोमियम को भरिएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और एक 5। इसके बाद आप आयरन के भरिएगा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, सॉरी मैग्नीज के 1 2 3 4 और एक 5। इसके बाद आप आयरन के इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 एक 5 और एक 6। इसके बाद आप कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन भरिए 1 2 3 4 एक 5 और एक 6 और एक 7, 27 है। निकल का 28 होता है, यहाँ पर 1 2 3 4 और एक 5 एक 6 एक 7 एक 8। ऐसे ही आप कॉपर का भरिएगा 1 2 3 4 एक 5 एक 6 एक 7 एक 8 एक 9। ऐसे जिंक का, जिंक में पूरे आपके पेयर हो जाएंगे इस तरीके से, और इस तरीके से ये भर दिया आपने।
तो आप लगातार क्या देख रहे हैं कि यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आया, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आया, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 निकल के आया, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 हैं, फ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने बचेंगे आपके 4, फ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके 3, फ्री यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके 2, फ्री यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। क्लियर? तो होता क्या, स्टार्टिंग में क्या आप देख रहे हैं, स्टार्टिंग देख रहे हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। कहां तक? अभी बताया गया, स्कैंडियम से मैग्नीज तक। उसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार कम हो रही है। तो ध्यान रखना, ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन का फंडा है ये आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। ध्यान रखना, ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर अभी मैंने लिखा भी था, ये देखिए यहाँ पर करा है कि ये वैल्यू मैग्नीज से जिंक तक +7 से +2 तक डिक्रीज होती है और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण ही वेरिएबल का फंडा होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टेबल में वापस आते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटा यहाँ पर +2 +3 भी लेना है यहाँ पे, ठीक है, ये +2 छूट गया है, कुछ रेयर केसेस होते हैं जिनमें आपका +1, आप देख पा रहे हैं कि लगातार ये जो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट लगातार क्या हो रही बेटा, इंक्रीज हुई। और उसके बाद यानी स्कैंडियम से मैग्नीज तक इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन उसके बाद मैग्नीज के बाद लगातार बेटा क्या हो रहा है, जरा देखिए, मैग्नीज के बाद लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है ना। अभी यही तो पीछे थी, अभी जो पीछे वाली स्लाइड थी उसमें ये तो बात बोल रहा था कि स्कैंडियम मैग्नीज से और जिंक तक इसकी क्या हो रही है, लगातार ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। कम होने का कारण क्या है, कम होने का कारण यही तो है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या, लगातार अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के दिमाग में बात जा रही होगी कि ओवरऑल इसमें फंडा है क्या, लोचा है क्या। क्लियर? समझ में आ रहा है ना कि यहाँ से स्कैंडियम से मैग्नीज तक तो लगातार ये बढ़ रही है और उसके बाद फिर मैग्नीज से जिंक तक लगातार ऑक्सीडेशन संख्या कम हो रही है। कारण क्या है, स्टार्टिंग में स्कैंडियम से मैग्नीज तक लगातार अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है और मैग्नीज के जैसे ही आगे आप जिंक तक पहुंचते हैं वैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। इस वजह से आपकी ऑक्सीडेशन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी आपकी क्या होती है, कम होती है, घटती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैंने दोबारा ऑक्सीडेशन स्टेट्स करा था। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द ईच एलिमेंट्स इंक्लूड +2 +3 और बोथ, +2 भी हो सकती है, +3 या दोनों होंगी। यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट रो ट्रांसन मेटल द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर शो इन द कलर। आगे कह रहा है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकाउंटर्ड इन सम कंपाउंड। वो क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे यहाँ पर आपका NiCO का होलाफोर निकल टेट्रा कार्बोनिल, या आपका जो आयरन पेंटा कार्बोनिल है, क्लियर है, फेरस आयरन पेंटा कार्बोनिल है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। इन दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिलेगी, 0, और यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलेगी, 0। तो कुछ ऐसे हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं जिनमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी होती है। ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी होती, क्यों होती है उन लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोबारा टेबल, आप देख पा रहे हैं कि दोबारा टेबल में यहाँ पर +2 शामिल कर दीजिए। आप क्या देख रहे हैं कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक ये इंक्रीज हो रही है, फिर मैग्नीज से कॉपर तक ये लगातार क्या हो रही है बेटा, आपका कॉपर, फिर आगे जिंक होगा, फिर लगातार आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर? आगे मूव करते हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है इसको बहुत अच्छा अगर समझना है तो आपके सामने कंपाउंड्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपके सामने एक टेबल है, इस टेबल में हमने कुछ कंपाउंड्स लिए हैं। कंपाउंड्स का जो ऑक्साइड्स हैं फर्स्ट टेंशन सीरीज के, जैसे यहाँ पर स्कैंडियम का देख लीजिए बेटा, किसका देख लीजिए, स्कैंडियम का, ये जैसे कंपाउंड है। तो अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना चाहें तो किस तरीके से निकालेंगे, तो बचपन में सिखाया गया कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो बेटा उसका कितना मान लो x, तो बेटा यहाँ पर स्कैंडियम का x मान लें, तो यहाँ पर स्कैंडियम है कितने, 2, तो बेटा हो जाएगा 2x, और यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 होता है तो -6 = 0, तो 2x बराबर 6 हो जाएगा, x बराबर 2 3 जा, तो बेटा कितना निकल गया है, 3 आया, ये 3 आ गया आपका। इसके बाद ऐसे ही अगर आप निकालना चाहें टाइटेनियम का, तो टाइटेनियम के देखिए 3 कंपाउंड्स हैं। जैसे पहला अगर आप उठाएं TiO का उठाएं, इसका x मान लो, ऑक्सीजन का -2 होता बराबर 0, x बराबर कितना आ गया, +2 आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं TiO टाइटेनियम ऑक्साइड का यहाँ पर कितना आ गया, +2 आ गया। इसके बाद यहाँ पर टाइटेनियम का एक ट्राईऑक्साइड भी है, अगर इसका आप देखें तो इसको किस तरीके से देखेंगे, ये टाइटेनियम मोनोऑक्साइड था,
अब यहाँ पर देखिए ट्राईऑक्साइड है, तो यहाँ पर टाइटेनियम का x मान लें तो कितना हो जाएगा 2x, ऑक्सीजन का -2 होता है तो -6 = 0, तो 2x बराबर 6, 2 3 जा 6, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि Ti2O3 के केस में यहाँ पर बेटा कितना आ गया +3 आ गया। इसके बाद ये टाइटेनियम का एक डाइऑक्साइड है, अगर यहाँ निकालना चाहो तो कैसे निकालेंगे, इसका x मान लें, ऑक्सीजन का -2 होता है तो -4 हो जाएगा बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा, ये +4 आ गया। ऐसे ही ये आपके वैनेडियम के ऑक्साइड दिए हैं, तो इनमें भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर वैनेडियम का मोनो ऑक्साइड है, तो यहाँ पर वैनेडियम का x मान लें, ऑक्सीजन का -2 होता है बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा, ये आपका +2 निकल के आया। ऐसे ही ये आपका वैंडियम ट्राईऑक्साइड है, वैंडियम टेट्राऑक्साइड, वैंडियम पेंटाऑक्साइड, तो इसमें आप इस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर आप वैंडियम डाइऑक्साइड में +3, टेट्रा में +4, पेंटा में +5 निकालेंगे। ऐसे यहाँ पर आपके सामने हम एक मैग्नीज का ले रहे हैं, ये आपका देखिए मैग्नीज का एक ऑक्साइड है, और यहाँ पर अगर आप मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें तो मैग्नीज का x मान लेंगे 2x हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2 तो 7 है, 7 दूनी 14 बराबर 0, 2x बराबर 0 + 14 हो जाएगा, 2x बराबर आपका 14, 2 7 जा x बराबर +7। तो यहाँ पर मैग्नीज का कितना आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिलने वाला है +7। तो ऐसे ही क्या है, ये जो आपके स्कैंडियम से लगा के ये जो जिंक तक आपके जो ऑक्साइड्स दिए हैं, अगर आप इसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। क्या नॉलेज मिलने वाला है, इससे आप सीखेंगे। जैसे यहाँ पर एक ले लो, ये वाले कंपाउंड्स कॉपर के ले लो, क्लियर। तो यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जैसे कॉपर का x मान लें, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो यहाँ पर कॉपर किस स्टेट में आएगा +2 स्टेट में आएगा। यहाँ पर आप देख लें तो कॉपर का x मान लें तो 2x हो जाएगा, -2 = 0, तो यहाँ पर x का कितना आ जाएगा +1। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि कॉपर +1 और +2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्लियर। तो ओवरऑल हमको समझना ये है कि जो ट्रांजिशन सीरीज है, ये ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसका केवल एक ही कारण है कि अगर S के साथ जो आपकी आउटर सेल है, अगर इस आउटर सेल के साथ अगर इनर सेल के इलेक्ट्रॉन भी केमिकल बॉन्डिंग में, अगर आउटर सेल के साथ इनर सेल के इलेक्ट्रॉन भी केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्योंकि हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को डील कर रहे थे और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की जनरल प्रॉपर्टीज चल रही थी, उसी के रिस्पेक्ट में आज जो हम बात करने वाले हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, आप लोगों ने छोटे क्लासों में भी पढ़ा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, क्लियर। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बेसिकली होते तो बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन केमिस्ट्री में मोस्टली हम दो को ही डील करते हैं, आपका पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो ऊपर हेडिंग पड़ी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम कौन सी सीरीज डील कर रहे हैं, हम लोग 3D सीरीज डील कर रहे हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, क्लियर। तो जो मैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, इनमें बेसिकली हम लोग दो प्रॉपर्टी डील करते हैं, एक पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस और डायामैग्नेटिक सबस्टेंस। जो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र में अगर इनके निकट कोई मैग्नेटिक फील्ड या कोई चुंबक लेके आए, कोई चुंबकीय क्षेत्र में अगर इन पदार्थों को रखें, जो हमारे पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं, पैरामैग्नेटिक को हिंदी में अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इनको? अनुचुंबकीय पदार्थ। और जो डायामैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं, इनको बेटा बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो जो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं, जब इनको मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर तेजी से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। जो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है उससे क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। जबकि जो डायामैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं, ये डायामैग्नेटिक सबस्टेंस जो होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र से या चुंबकीय क्षेत्र के प्रति क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ पर हम दो टाइप के सबस्टेंस की बात कर रहे हैं, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। जो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, जबकि डायामैग्नेटिक सबस्टेंस जो होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। क्यों होते हैं, इसका आगे आपको रीजन मिलेगा, क्लियर। यहाँ पर भी इसको समझाया गया है कि जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। जो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं, इनकी डी ऑर्बिटल कैसी होती है, आपकी इनकम्प्लीटली होती है, अर्थात डी ऑर्बिटल आपकी कंप्लीटली फिल्ड
नहीं होती है, पूरी तरीके से इसकी डी ऑर्बिटल फिलअप नहीं होती है। जबकि डायमैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं, इनकी डी ऑर्बिटल आपको कंप्लीटली फिल्ड मिलती है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि डायमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होते हैं, तो आप कहेंगे कि ऐसे सबस्टेंस जिनकी डी ऑर्बिटल आपकी कैसी हो, फुलफिल हो, कंप्लीटली फिल्ड हो, फुल्ली फिल्ड हो, वो हमारे डायमैग्नेटिक सबस्टेंस कहलाते हैं। और पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं? जिनकी डी ऑर्बिटल कैसी हो बेटा, इनकम्प्लीटली हो। इनकम्प्लीट का अर्थ है कि पूरी तरीके से डी ऑर्बिटल फिलअप ना हो। क्लियर? चलिए, ये तो आपने इनकी कंडीशंस पढ़ ली कि पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, डी ऑर्बिटल आपकी इनकम्प्लीट होती है, जबकि डाया में कंप्लीट आपकी फिलअप होती है। उसके बाद पैरामैग्नेटिक जो होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, जबकि डायमैग्नेटिक जो होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। ये तो इनके बारे में आप सबको मालूम है, एक जनरल आइडिया सबको मालूम है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। क्लियर? यहाँ पर देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि अब उसी चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि हमें एग्जाम में थ्योरेटिकल लिखना है, तो इसको किस तरीके से लिखना है, ऊपर हेडिंग डालेंगे आप लोग, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिखेंगे कि मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर सबस्टेंस को दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया। ध्यान रखना, इनके जो चुंबकीय व्यवहार, यानी जो चुंबक के प्रति पदार्थों का जो व्यवहार होता है भाई, अलग अलग पदार्थों को आपने लिया और उन पदार्थों को क्या किया, आपने चुंबक के पास, मैग्नेटिक फील्ड के पास या मैग्नेट के पास लेके गए और उनका अलग अलग जो व्यवहार मिला, उनका जो अलग अलग बिहेवियर मिला, उसके आधार पर इनके दो हमने पार्ट्स किए। वैसे हैं तो बहुत सारे पार्ट्स, लेकिन हम केमिस्ट्री में दो पार्ट्स पढ़ते हैं, एक पैरामैग्नेटिक और एक आपका डायमैग्नेटिक। क्लियर? पैरामैग्नेटिक क्या है, लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी भी इस वाली स्लाइड में भी यही बात चल रही थी कि पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं। पैरामैग्नेटिक वो सबस्टेंस होते हैं जो जिनकी डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होती। क्लियर? तो यहाँ लिखा है कि पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, लिखा है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनकी डी ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, अनपेयर्ड होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अर्थ है कि इसकी जो डी ऑर्बिटल होगी बेटा, वो आपकी इनकम्प्लीट होगी। कैसी होगी बेटा? इनकम्प्लीट होगी। पहली प्रॉपर्टी, पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया कि इसके अंदर क्या होंगे, आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि सबस्टेंसेस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। जो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं, पैरामैग्नेटिक पदार्थ होते हैं, जिनको हिंदी में अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र में कैसे होते हैं बेटा, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सबका? आगे बढ़ते हैं। जो डायमैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं, डायमैग्नेटिक कौन होते हैं, अभी बताया था कि डायमैग्नेटिक की जो डी ऑर्बिटल होती बेटा, वो कैसी होती है, आपकी फुलफिल होती है, फुल्ली फिल्ड होती है, या कह सकते हैं कंप्लीटली फिल्ड होती है। ओके? इसके ऊपर दो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि सबस्टेंसेस रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। जो डायमैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं, इनकी डी ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरी होती, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में कैसे होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। और अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें किसी तरीके का कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। रीजन है कि डी ऑर्बिटल आपकी फुल्ली फिल्ड होती है। यहां तक क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना, हमने दो टाइप के सबस्टेंस लिए, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। क्लियर? और इनको क्या किया, आपने मैग्नेटिक फील्ड में लेके गए, तो क्या देखा कि कुछ ऐसे सबस्टेंस हैं जो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में आकर्षित हो जाते हैं, उनको पैरामैग्नेटिक बोल दिया गया। कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, उनको हमने क्या बोल दिया, डायमैग्नेटिक। यहां तक क्लियर हो गया? इनका रीजन भी समझा दिया कि पैरा में डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होती है, डाया में कैसी होती है, आपकी कंप्लीटली होती है। आगे यहाँ पे लिखा है नीचे कि मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स व उनके कंपाउंड्स, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट आपका चाहे न्यूट्रल फॉर्म में या एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड का अर्थ है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। क्लियर? तो कह रहा मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट व उनके कंपाउंड्स, उनके कंपाउंड्स का अर्थ है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी बात हो रही है। तो मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स व उनके कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक का अर्थ है इनकी डी ऑर्बिटल आपको इनकम्प्लीट मिलने वाली है। इसका कारण है n-1 डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना, कह रहा है कि मोस्टली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं, और उनके जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड्स जो बनते हैं, वो आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में। इसका कारण क्या है, n-1 डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे मिलने वाले हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, अर्थात इसके अंदर डी ऑर्बिटल आपकी इनकम्प्लीट होती है। यहां तक क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं सीरीज में। हम पहली सीरीज ही ले रहे हैं, 3D सीरीज, जिसको आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कह रहे हैं। तो जब आप
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मूव करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये आपके 21 से 30 तक ये एलिमेंट्स हैं। जब आप 21 से 30 तक मूव करेंगे तो 21 से आप मैंगनीज तक आ जाएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 21 से ये 25 तक आपको सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ध्यान रखना, अगर आपको से कोई पूछे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या किस एलिमेंट से किस एलिमेंट तक ज़्यादा होती है तो आप बताएंगे 21 से 25 तक, यानी स्कैंडियम से मैग्नीज तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद फिर आयरन से धीरे धीरे आगे जो भी होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार डिक्रीज होगी। आपको एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि जिस एलिमेंट के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, ध्यान रखना, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे, जिस एलिमेंट के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, उसका जो मैग्नेटिक नेचर है, मैग्नेटिक नेचर का अर्थ है आगे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट मिलने वाला है या कह सकते हैं उसका जो पैरामैग्नेटिक नेचर मिलने वाला है वो सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे, लिखा भी है कि स्कैंडियम से अगर मैग्नीज तक आप ट्रेवल करें चलें तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, सबसे ज़्यादा आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं स्कैंडियम से मैग्नीज तक। आप देखेंगे कि स्कैंडियम 3d1, फिर 3d2, 3d3, 3d4, क्लियर, 3d5, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, यहाँ 3d5, 3d6, 3d7। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये स्टार्टिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, करंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, स्कैंडियम से मैग्नीज तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा इंक्रीज होते बढ़ते हैं। करंट ट्रांजिशन मेटल आयन में पैरामैग्नेटिक करैक्टर बढ़ता है। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं इसलिए इनके अंदर जो पैरामैग्नेटिक करैक्टर है, पैरामैग्नेटिक करैक्टर का अर्थ है जो अनुचुंबकत्व का जो नेचर होता है, गुण होता है, वो सबसे ज़्यादा आपको मिलने वाला है। रीजन है, उसका कारण है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत बड़ी तादाद में आपको मिलते हैं। अगला पॉइंट है, कर मैग्नीज के बाद पैरामैग्नेटिक नेचर डिक्रीज होता है। ध्यान रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि मैग्नीज के बाद जैसे आप जिंक तक आगे ट्रेवल करेंगे, आपका जो मैग्नेटिक नेचर है, जो आपका अनुचुंबकीय गुण है, वो धीरे धीरे आपका डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है बेटा, उसका कारण क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे कोई कहे कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक जो पैरामैग्नेटिक करैक्टर है वो बढ़ेगा या घटेगा, तो सबसे ज़्यादा आपका पैरामैग्नेटिक करैक्टर स्कैंडियम से मैग्नीज तक बढ़ता है। उसके बाद आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक करैक्टर जो है डिक्रीज होता है। तो बढ़ेगा क्या, डायामैग्नेटिक। कैसे, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि सबस्टेंस का पैरामैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक मूवमेंट की फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, हमें दो चीज़ें तो दिमाग में एकदम बैठ गई हैं कि पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है और डायामैग्नेटिक क्या होता है। तो पैरामैग्नेटिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, और डायामैग्नेटिक वो सबस्टेंस होते हैं चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। ये तो इनकी हो गई एक तरह की फिजिकली कि इन पदार्थों को चुंबक के आसपास रखा और उनका हमने बिहेवियर देखा। लेकिन अगर इनको थोड़ा सा केमिकली और इनको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में देखना, तो यहाँ पर समझना ये है कि जो पैरामैग्नेटिक होंगे इनकी डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होगी, ध्यान रखना। और जो डायामैग्नेटिक सबस्टेंस होंगे इनकी डी ऑर्बिटल आपकी कैसी होगी, कंप्लीटली होगी। तो ध्यान रखना, पैरामैग्नेटिक की डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होती है, जबकि डायामैग्नेटिक की डी ऑर्बिटल आपकी फुल्ली फिल्ड या कंप्लीट होती। कैसे, हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब बात आ रही है कि अभी आपने पीछे वाली स्लाइड में यहाँ पर देखा था कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक आपका पैरामैग्नेटिक करैक्टर सबसे ज़्यादा होता है। अब बात आ रही है, इस पैरामैग्नेटिक करैक्टर को हम लोग जानते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे पैरामैग्नेटिक करैक्टर उतना ज़्यादा होगा। अब हुआ क्या, यहाँ पर एक सबसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन बनाई गई कि अगर किसी सबस्टेंस के अंदर किसी सबस्टेंस या किसी एलिमेंट के अंदर, वो चाहे ट्रांजिशन एलिमेंट हो या उस ट्रांजिशन एलिमेंट का कंपाउंड हो, ध्यान रखना दोनों चीजें हैं कि या तो वो एलिमेंट हो सकता है या वो आपका
एलिमेंट से बना कंपाउंड हो सकता है। तो ध्यान रखना, किसी एलिमेंट के अंदर अगर पैरामैग्नेटिक करैक्टर देखना है तो उसका एक दूसरा तरीका बनाया गया, एक दूसरा पैरामीटर बनाया गया, मैग्नेटिक मोमेंट। अगर किसी एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट जितना ज्यादा होगा उसका पैरामैग्नेटिक करैक्टर उतना ज्यादा होगा, अर्थात वो चुंबकीय क्षेत्र में उतना तेजी से आकर्षित होगा। तो ध्यान रखना कि यहां पर एक नई कैलकुलेशन बनाई गई है कि अगर किसी सबस्टेंस के अंदर पैरामैग्नेटिक करैक्टर या पैरामैग्नेटिक इफेक्ट आपको चेक करना है तो उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट आप कैलकुलेट कर लो। अब बात आ रही है कि सर ये मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसका मैं भी आपको तरीका बताने वाला हूं। तो ध्यान रखना, किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड के अंदर जब कभी आपको पैरामैग्नेटिक करैक्टर या पैरामैग्नेटिक इफेक्ट आपको चेक करना हो कि कम है या ज्यादा, तो उसका एक दूसरा विकल्प बना दिया गया, मैग्नेटिक मोमेंट। बस मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो उस एलिमेंट या कंपाउंड का, आपको क्या पता चल जाएगा कि इसके अंदर पैरामैग्नेटिक करैक्टर कम है या ज्यादा। अगर ज्यादा होगा तो मैग्नेट के चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होगा, अगर कम है आपका तो वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होगा। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा है मैग्नेटिक मोमेंट, हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। तो आज से हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो पैरामैग्नेटिक करैक्टर है उसको किस फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? मैग्नेटिक मोमेंट जितना ज्यादा होगा हम कहेंगे इसके अंदर पैरामैग्नेटिक करैक्टर उतना ज्यादा है। क्लियर? तो लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन के स्पिन व उसकी ऑर्बिटल मोशन दोनों के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, ये न्यूक्लियस है एटम का, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इसकी ऑर्बिटल मोशन कहलाती है, ये इसकी ऑर्बिटल मोशन कहलाती है इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी घूमता है, ये इसकी स्पिन मोशन कहलाती है। तो ध्यान रखना, यहां पर जो आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिलने वाला है, क्लियर, ये दोनों के कारण मिलता है, स्पिन मोशन के कारण और ऑर्बिटल मोशन के कारण। तो ध्यान रखना कि मैग्नेटिक मोमेंट को लिखा गया है यहां पर म्यू एस प्लस एल। क्लियर? तो यहां पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये आपकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन और इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन दोनों के कारण यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। क्लियर? तो मैग्नेटिक मोमेंट में दो चीजें होती हैं, स्पिन मोशन जिसको म्यू एस से लिखेंगे और दूसरा है आपका ऑर्बिटल मोशन म्यू एल। कहानी समझाई? तो मैग्नेटिक मोमेंट में कितनी चीजें, या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट दो चीजों से मिलकर बनता है, स्पिन मोशन के कारण और ऑर्बिटल मोशन के कारण। क्लियर? यहां पर हम लोग टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहां पर लिखेंगे म्यू एस प्लस एल बराबर म्यू एस प्लस म्यू एल। क्लियर? यहां पर इसका डेरिवेशन नहीं दिया गया है, बस यहां पर डायरेक्ट फार्मूले का यूज किया गया है। तो यहां पर जो आपका टोटल नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आएगा, ये निकल के आएगा म्यू एस प्लस एल इक्वल टू अंडर रूट 4s इंटू एस प्लस 1 प्लस एल इंटू एल प्लस 1 वीएम। वीएम की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए, इसको वोहोर मैग्नेटॉन बोला जाता। क्या बोला जाता बेटा? वोहोर मैग्नेटॉन। और आपको एक चीज और बोलना चाहेंगे, यहां पर एक वीएम जो होता है, एक बोहर मैग्नेटॉन की जो वैल्यू होती है, ये होती है आपकी EH अपान 4 पाई MC। ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, सबको मालूम है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। EH प्लांक्स कांस्टेंट है, पाई मालूम है 3.14, ये भी कांस्टेंट है। एम है आपका इलेक्ट्रॉन का मास सबको मालूम है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। और सी यहाँ पर है प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो कभी आपसे पूछे कि 1 वीएम जो आपका एक वोहर मैग्नेटॉन होता है ये कितने के बराबर होता है, तो एक वोहर मैग्नेटॉन वीएम जो होता है, वीएम किसके इक्वल होता है, EH अपान 4 पाई MC। क्लियर? तो आज से इतनी बात आप लोग याद रखेंगे कि जब किसी इलेक्ट्रॉन का टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा तो फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, रूट 4s इंटू एस प्लस 1 प्लस एल इंटू एल प्लस 1। यहां तक क्लियर हो गया? इसकी हेल्प से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप सभी लोग समझ लो कि यहां पर s और l क्या है। तो बेटा यहां पर s को याद रखेंगे, यहां पर जो s है बेटा, इस s को बोलते हैं सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए जहां पर स्पिन क्वांटम नंबर की बात आती है, स्पिन, तो ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन दो टाइप की होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज प्लस हाफ
और एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ। क्लियर। तो यहाँ पर s जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर का योग है, सम है। क्लियर। यहाँ पर जो l है बेटा वो है सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। तो जो आपकी ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर होती है उसका सम क्या कहलाता है, l, और जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है उसका जो सम का अर्थ है योग, वो आपका कहलाता है s। तो दोनों आपको टर्म मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो s है उसको कहा जाता है सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर और l कहा जाता है सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। तो जो ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर है इसका जो योग है वो l कहलाएगा और जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसका योग क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, s कहलाएगा। आपने क्वांटम नंबर पढ़ी है, 4 होती हैं, n, l, m, s। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़्यूमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। जो एज़्यूमुथल क्वांटम नंबर है उसी को यहाँ पर क्या कहा जाता है, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जनरली, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जनरली म्यूएस को फॉलो नहीं करते, यानी म्यूएस को कैलकुलेट, यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जनरली म्यूएस को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ध्यान रखना, इसमें नहीं किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनमें जो म्यूएस को है वो जनरली कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर गलत बोल गए, यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जनरली म्यूएस को कैलकुलेट किया जाता है और एल को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ध्यान रखना, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इसमें स्पिन क्वांटम नंबर को कैलकुलेट किया जाता है और जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर है इसको यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ध्यान रखना, इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर का बहुत बड़ा रोल नहीं रहता है, इसलिए इसको ड्रॉप कर दिया जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जनरली म्यूएस को कैलकुलेट किया जाता है। ध्यान रखना, स्पिन क्वांटम नंबर को और जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर है इसको क्या कर दिया जाता है, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, कैलकुलेट नहीं किया जाता है। कारण क्या है, इसका इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर। इस वजह से इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा जो फार्मूला बनने वाला है वो यहाँ पर L तो 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, √4s × s + 1। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पर L 0 क्यों, तो उसको बोल देना है कि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इसमें हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कोई योगदान ज़्यादा नहीं रहता, इसलिए इसको ड्रॉप कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इसको 0 कर देंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, μs = √4s × s + 1 Bm, बोहर मैग्नेटॉन। अब यहाँ पर जो s है ये कहलाता है स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर। इसको थोड़ा सा हम चेंज करने वाले हैं इस फार्मूले को। तो यहाँ पर हम लोग s जो है इसको क्या लिखने वाले हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, यानी s को किससे रिप्लेस कर देंगे, n/2 से। तो s की जगह क्या रख देंगे बेटा, n/2 + 1, 2 से 2 2 जा 4, 2 आ जाएगा, तो 2n हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, n/2 + 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2n, यहाँ पर 2 एलसीएम ले लेना, n + 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा, √n × n + 1। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपकी मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आ गया, μs = √n × n + 2। कहानी समझ में आई। अभी जो आपका फार्मूला था ना, यहाँ पर L 0 हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा, आपका μs बचेगा। तो आज से इतना याद रखेंगे सभी लोग आज से क्या याद रखेंगे कि जब कभी बात आ जाए मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने की तो ध्यान रखना μs बराबर, देखिए कुछ बुकें ऐसी छापती हैं वहाँ पर μs नहीं, उनका μ = √n × n + 2 लगा होता है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है, वो लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट को, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को कैलकुलेट नहीं करते। ये वाली जो क्वांटम नंबर है आपकी ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, ये इसमें शामिल नहीं करते, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला μ = √n × n + 2। लेकिन मैंने पूरी प्रक्रिया बता दी आपको कि पूरा फार्मूला क्या था और उसमें फिर L को क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि इसमें जो आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनमें जो है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो आपकी है, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, इसका योगदान ज़्यादा नहीं रहता, इस वजह से इसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ओके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर n सभी लोगों को मालूम है, n क्या कहलाते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पहले भी बता दिया कि जिस एलिमेंट्स के अंदर
चाहे वो न्यूट्रल फॉर्म में हो या वो आपका आयनिक फॉर्म में हो, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर पैरामैग्नेटिक करैक्टर उतना ज़्यादा होगा। ध्यान रखना, यहाँ पर पैरामैग्नेटिक करैक्टर को हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्म में कैलकुलेट किया। तो जिस एलिमेंट का जितना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका पैरामैग्नेटिक करैक्टर उतना ज़्यादा होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आइए इनको हम वन बाय वन निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे स्कैंडियम ट्रिपल प्लस का निकालना आपका, यहाँ पर इसकी स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्कैंडियम 21 होता है, तो इसको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, आर्गन 18, 2 20, 1 21, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्कैंडियम में इसकी जो d ऑर्बिटल है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आ गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 का अर्थ क्या हुआ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 का अर्थ हुआ है कि ये आपका पैरामैग्नेटिक करैक्टर शो नहीं करेगा, क्योंकि d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या शो करेगा आपका, डायामैग्नेटिक। क्या शो करेगा आपका, डायामैग्नेटिक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, √n × n+2, n की वैल्यू रख देंगे तो 0 ही आएगा निकल के। ऐसे टाइटेनियम ट्रिपल पॉजिटिव का निकालना, तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, इसके बाद यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। 3 में क्या है, सबसे पहले S से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसके बाद फिर D से निकलेंगे 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3d1 हो जाएगा। इसको फिलअप करेंगे तो यहाँ पर 3d1 का अर्थ है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 निकल का आया। इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो, √n × n+2 वैल्यू रख दें, रखेंगे तो √3 आ गया, √3 की वैल्यू 1.732। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप किसका निकाल लेंगे, जिंक डबल प्लस का निकाल लेंगे। तो जिंक डबल प्लस में सबसे पहले जिंक का न्यूट्रल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, ये निकल के आएगा। इसके बाद फिर जिंक को डबल प्लस स्टेट में ले लेंगे, कुछ इस तरीके से आएगा। आपको जिंक डबल प्लस लेना है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकाल दो। क्लियर, तो डी में कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। अब डी में 10 का अर्थ है ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरी हुई है, यहाँ पर डी पूरी ऑर्बिटल फुल्ली फिल है ना, तो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, 0 है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 का अर्थ क्या है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा आएगा, 0 आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 0। तो पैरा होगा, डाया होगा, बेटा डाया होगा। अभी बताया था कि डाया मैग्नेटिक क्या होते हैं, जिनकी डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होती है। जो डायामैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं इनकी डी ऑर्बिटल कैसी होती है बेटा, कंप्लीटली फिल्ड होती। तो यह किस कैटेगरी में चला जाएगा, डायामैग्नेटिक में चला जाएगा। आगे आपके सामने एक टेबल दिख रही है, इस टेबल में यहाँ पर आपके आयन है, ये आपका आयन का कॉलम है। क्लियर, इसके बाद फिर ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का ले लिया तो यहाँ पर 3d0 आ गया ना, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया गया और ये ऑब्जर्व किया गया इसका। क्लियर, तो यहाँ पर कैलकुलेट वैल्यू भी 0 आई और इसकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, क्लियर, तो इसका भी वैल्यू कितना आया, 0। फिर टाइटेनियम ट्रिपल पॉजिटिव का 3d1 आया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका कैलकुलेट किया गया, मैग्नेटिक मोमेंट इतना आया और जो आपका ऑब्जर्व वैल्यू है वो भी आपकी कितनी आई, 1.75। क्लियर, इस तरीके से हर एक एलिमेंट का आपका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया गया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक मोमेंट मिलने वाला है वो किसका मिलने वाला है, मैग्नीज का। कारण क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि जिस एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज़्यादा होगा, अर्थात उसका जो पैरामैग्नेटिक करैक्टर है वो सबसे ज़्यादा होगा। अर्थात ये सबस्टेंस या ये एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लगा, ये क्वेश्चन से कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डाइवैलेंट आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन, इट्स नंबर एटॉमिक नंबर। ये मैग्नीज का है ना। क्लियर, तो मैग्नीज की कौन सी फॉर्म लेनी है, मैग्नीज की डबल प्लस लेना, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है डाइवैलेंट। तो सबसे पहले मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना, अर्थात मैग्नीज की डबल प्लस स्टेट ले लेना। तो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा आ जाएंगे, 5 निकल के आ जाएंगे। फार्मूला लगा देना, क्या फार्मूला है, √n × n+2। क्लियर, इसकी वैल्यू रख देना 5 × 5+2, कितना आ जाएगा, 7 7 पंजे 35, रूट कितना आ जाएगा 35, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 5.92 Vm। क्लियर, तो इस तरीके से क्या किया गया, इनके मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किए गए। ये थोड़ी सी टेबल आपके लिए हेल्प करेगी। बस मेरा बताने का जो मेन मोटिव है यही है कि आप जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो है क्या। मैग्नेटिक मोमेंट का अर्थ है कि किसी एलिमेंट के अंदर मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर और डायामैग्नेटिक नेचर हम लोग कैसे निकालेंगे। क्लियर, एक टेबल और भी है आपके सामने, ये टेबल देखिए, यहाँ पर वही आयन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात है, कॉन्फ़िगरेशन है,
इसमें इलेक्ट्रॉन का ये पूरा अरेंजमेंट है, किस तरीके से इनको बॉक्स में भरना है। फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, मैग्नेटिक नेचर है और मैग्नेटिक मूवमेंट है। क्लियर। जैसे स्कैंडियम है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कितने बचेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। फिर इसको भरेंगे तो डी में कुछ आ ही नहीं रहा, जीरो है भाई, डी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो डी में इलेक्ट्रॉन नहीं तो इसका करैक्टर कैसा हो जाएगा बेटा, डायमैग्नेटिक करैक्टर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट है, जीरो रखो तो 0 × 0 + 2 तो जीरो ही तो आएगा। अगला उठाइए क्रोमियम का। क्रोमियम की कौन सी स्टेट लेनी, +3। तो क्रोमियम का 24 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देना, कितना बचेगा, 21 बचेगा। इसको भरेंगे तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे, 3 मिल रहे, 3 इलेक्ट्रॉन मिल रहे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 आ गए। तो इसका अर्थ है पैरामैग्नेटिक करैक्टर आ गया। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, ये 3 वैल्यू यहाँ रखना रूट के अंदर। तो रूट 3 × 3 + 2 सॉल्व करना, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इतना आ जाएगा। तो ऐसे हर एक एलिमेंट के आयन के जो भी आपके यहाँ पर जो एलिमेंट जो आयनिक फॉर्म में है सबके इन्होंने मैग्नेटिक मूवमेंट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका डाया आया, ये पैरा, भाई ये पैरा आएंगे यहाँ तक, ये पैरा है, ये पैरा आपका आया। क्लियर। और फिर डाया, डाया क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आ गया तो डायमैग्नेटिक हो गया। अर्थात अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रति कैसा हो जाएगा, ये प्रतिकर्षित हो जाएगा। इसके बाद फिर इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आ गया, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आ गया, डायमैग्नेटिक हो गया। तो जो डायमैग्नेटिक होते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र से कैसे होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। और पैरामैग्नेटिक जो होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होते हैं। तो ये कुछ आपके लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की कुछ टेबल्स थी। हमने पूरी कोशिश की कि आपको पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का आपको डिफरेंस पता चल जाए कि पैरामैग्नेटिक क्लियर और डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक की जो डी ऑर्बिटल होगी वो इनकम्प्लीट होगी। क्लियर। डायमैग्नेटिक की डी ऑर्बिटल या तो इसमें 0 इलेक्ट्रॉन होंगे या आपके 10 होंगे, या तो 0 होंगे यानी कुछ एक भी इलेक्ट्रॉन या आपके पूरे होंगे, ये आपका डायमैग्नेटिक हुआ। ये चुंबक के प्रति कैसे होगा, ये चुंबक के प्रति चुंबकीय क्षेत्र में कैसा होगा, ये प्रतिकर्षित होगा और ये आकर्षित होगा। क्यों आकर्षित होगा, क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होती है, अर्थात इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहानी समझ में आ गई। दूसरी चीज मैग्नेटिक मूवमेंट से क्या पता चल रहा, मैग्नेटिक मूवमेंट एक पैरामीटर है। मैग्नेटिक मूवमेंट का एक पैरामीटर है, ये पता करने के लिए कि जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट जितना ज्यादा होगा उसके अंदर पैरामैग्नेटिक करैक्टर उतना ज्यादा होगा। क्लियर। तो उम्मीद है ये आपका लेक्चर बहुत ज्यादा समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।